नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्षांश रेखा, लेटिट्यूड लाइन। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देशांतर रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो दोस्तों, ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो चलिए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सभी खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। आपके पश्चिम से ग्लोब पर आपके पश्चिम से पूर्व ऐसे जो रेखाएं खींची गई हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। जैसे आपका ये पृथ्वी हो गया, इसके बीचों बीच ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए, आपको चित्र में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका ये ग्लोब है, तो इसमें कहा गया है कि ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर सभी जो इनकी दूरी होती है समान होती है। सभी जगह जो इनकी दूरियां होती हैं ये समान होती हैं। और वहीं आपकी देशांतर रेखाओं में इनकी दूरी समान नहीं होती है, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में तो जानेंगे। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की ये दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक। और आपकी ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? तो ये आपकी भूमध्य रेखा है जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये 2 बराबर भागों में इसको विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोस्तों, ग्लोब पर 2 रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। तो देखते हैं। जैसे आपका ये ग्लोब है, तो इस पे उत्तरी ध्रुव पे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आपकी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कुल कितनी हो गई आपकी? कुल 180 अक्षांश रेखाएं हो गई। और दोस्तों, ये जो एक आपके बीच में खींची गई ये रेखा, ये भी तो है, तो कितनी हो गई? कुल 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आपकी 181 होती है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो दोस्तों, अब हम लोग देशांतर रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों, चित्र के माध्यम से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव ये आपका हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों, जो ये आपकी खड़ी लाइन है इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे आपका उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। और दोस्तों, भूमध्य से
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। दोस्तों देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये यदि हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसकी दूरी कम होती है और नीचे आते हैं तो दूरी बढ़ती है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ये कम होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच, ये जो देशांतर रेखाएं आपकी, यदि पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक दूरी आपका भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक दूरी आपकी ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि इसके बीच की दूरी कितनी होती है, इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, जैसा कि हम लोग अभी चित्र के माध्यम से समझे थे। और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। दोस्तों जैसे आपका ये ग्लोब है, इनके जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये इनके बीच की जो दूरी है ये समांतर नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की, ये आपकी भूमध्य रेखा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी की दोस्तों ये बात कर रहा है कि सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है, ये आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या ग्लोब पर 360 है। तो दोस्तों जैसे आपका ये एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में 180 रेखा होती है और इसके पश्चिम में 180 रेखा होती है। दोस्तों कुल कितनी हो गई? तो कुल 360 देशांतर रेखाएं हो गई। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि ग्लोब पर कितनी रेखाएं होती है, तो ग्लोब पर 360 रेखाएं होती है। पूर्व में आपकी 180 रेखाएं होती है और पश्चिम में 180 रेखा होती है। और दोस्तों पूर्व की ओर खींची गई देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं और पश्चिम की ओर खींची गई देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका विषुवत या भूमध्य रेखा। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपका ये ग्लोब है, तो इसके जो बीचों बीच ये रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, दोस्तों इसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और दोस्तों ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा। दोस्तों हम लोग अब कर्क रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भूमध्य रेखा उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका ये आपका भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो उत्तर की ओर दोस्तों 23.5 डिग्री, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा जहाँ पर ये आपकी गुजर रही है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, यहीं पे आपका भारत है। दोस्तों आपका एक प्रश्न यहाँ से भी बना है, तो चलिए उसको हम लोग आगे देखेंगे। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत आपके उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये आपकी भूमध्य रेखा है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। कर्क रेखा के ठीक ऊपर दोस्तों 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। और मकर रेखा के ठीक नीचे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मकर रेखा। दोस्तों अब हम लोग मकर रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका ये भूमध्य रेखा है, तो इसके दक्षिण में भूमध्य रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नोट है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा अर्थात तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो समय निर्धारण के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। दोस्तों ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत तथा चीन के मध्य कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो मैकमोहन रेखा बनाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद करने का एक ट्रिक भी देख लीजिए कि रेड मीन्स क्या होता है? रेड मीन्स खतरा। तो भारत को किससे ज़्यादा खतरा रहता है? पाकिस्तान से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन बनाता है? तो रेड क्लिफ सीमा बनाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों के आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।